नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने खराब दिन आ गए हैं कि उनके सबसे बड़े राजदार, उनके खुद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उन्हें आईना दिखाने लगे हैं। जो सरकारों का तख्ता पलट हुआ उसके पीछे की सच्चाई बताने लगे हैं। अब अजीत डोभाल क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, मेडागास्कर में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, दुनिया के और देशों में हुआ, उसके पीछे कहा जा रहा है जनरेशन जी ने किया। और भारत में कहा जाता है कि ये विदेशी ताकतें हैं। भारत में किसान आंदोलन होता है तो खालिस्तानी करते हैं, वहां पर रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं तो कहा जाता है कि गुपचुप बैठकें करने गए हैं, विदेशी ताकतों के साथ साजिश करने गए हैं, मोदी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। और भी कोई आंदोलन हो तो सीधा सीधा जॉर्ज सोरेस से जोड़ दिया जाता है कि मोदी सरकार के तख्ता पलट की साजिश हो रही है, क्योंकि मोदी जी सुशासन का काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, देश को चमन बना रहे हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं। अब ये सब कर रहे हैं तो सरकार का तख्ता पलट होना ही नहीं चाहिए। भाई, अगर जनता इतनी खुश है तो अपनी सरकार को क्यों उसका तख्ता पलटना चाहेगी। अब देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए का अजीत डोभाल का बयान है, ये सच्चाई बता रहा है या फिर किसी तरफ इशारा कर रहा है? किसे चेताने की कोशिश कर रहे हैं डोभाल? किसके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं डोभाल? डोभाल का कहना है कि साहब, ये देशों में जो तख्ता पलट हुए ये जनरेशन जी के कारण नहीं हुए, ये खराब शासन के कारण हुए, निकम्मे शासन के कारण हुए। जनता की उम्मीदों के अनुसार या जनता को किए गए वायदे पूरे नहीं करने वाली सरकारों का तख्ता पलट किया गया। कुछ याद आता है क्या जब अजीत डोभाल का ये आप सेंटेंस सुनते हैं? 3 बड़े कारण बता रहे हैं, 3-4 बड़े कारण कह रहे हैं। अजीत डोभाल कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की श्रीलंका में हुआ, मेडागास्कर में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, क्योंकि वहां की सरकारें तानाशाही प्रवृत्ति की थी। शेख हसीना हो, ओली हो, राजपक्षे हो, कोई और हो, तानाशाही प्रवृत्ति के जो शासक होते हैं तो उनकी सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। भेदभावपूर्ण कानून थे इन देशों में, आर्थिक असफलता थी, आर्थिक मोर्चे पर ये सरकारें असफल रही, संस्थाएं यहां कमजोर हो गई। डेमोक्रेटिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, ऑटोनॉमस बॉडी, ये सब कमजोर हो गई, कमजोर कर दी इन देश के राष्ट्राध्यक्षों ने, इसलिए इनका तख्ता पलट हुआ। न्याय में देरी हुई। कुछ कुछ आपको लग रहा है कि जिस देश में आप रहते हैं उससे आप तुलना कर सकते हैं क्या? मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी, काम करने की आजादी, बोलने की आजादी, अपने शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रदर्शन करने की आजादी, ये सब मानवाधिकारों में ही एक तरह से आ जाता है। याद आ रहा आपको किसान आंदोलन से लेकर सीएए का आंदोलन या दूसरे आंदोलन? भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट सेना, भोजन पानी की कमी, यानी जनता त्राही त्राही करने लगी। क्यों त्राही त्राही करने लगी? क्योंकि बड़े नेताओं के पुत्र मौज करने लगे। महंगाई का बोझ जनता नहीं उठा पाई, इसलिए जनता सड़कों पर उतर आई और विद्रोह कर बैठी और सरकारों को तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए शेख हसीना, देखिए अजीत डोभाल सही बात कह रहे हैं। अब जैसे बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना ने चुनाव को ताक पर रख दिया था, सारे जो विपक्षी पार्टी के नेता थे उनको नजरबंद कर दिया था और तानाशाही प्रवृत्ति की थी, हो गई थी वो, तो तख्ता पलट हो गया। नेपाल में नेता पुत्र मौज कर रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, युवा पीढ़ी संघर्ष कर रही थी, बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन
और महंगाई इन सब को झेल रही थी। ऊपर से सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगा दी, जहां से कुछ कमाई हो जाती थी। मोदी जी ने भी ठीक ही कहा था, भाई रील बनाओ पैसा कमाओ। श्रीलंका में नेता महलों में मौज कर रहे थे, वहां की आर्थिक नीतियां विफल रही, राजनीतिक नीतियां विफल रही, तो जनता सड़कों पर उतर आई और आंदोलन किया और तख्ता पलट किया। और दूसरे राज्यों में भी हम देखें, देशों में भी हमने देखे, कहीं पर माननीय सांसदों के और दूसरे जनप्रतिनिधियों के भत्ते बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। एक जगह तो मकान किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो जनता सड़कों पर उतर आई कि इनको इतना भत्ते दिए जा रहे हैं और हम रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। तो ये तमाम चीजें हुई। अब इसको तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ अजीत डोभाल ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ जनरल जो जन जी है उसके साथ राहुल गांधी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर संसद पहुंचते हैं। सेंट्रल हॉल के अंदर बच्चे, स्कूली बच्चे बैठे हैं जो बढ़ चढ़कर तालियां बजाकर स्वागत करते हैं, और जन जी के साथ राहुल गांधी बतियाते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक लड़की को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, उनसे पूछते हैं। बच्चे कहते हैं कि आप हमारे पसंदीदा राजनेता हैं। और उधर अजीत डोभाल का ये बयान फिर सुनिएगा, तानाशाही प्रवृत्ति, भेदभावपूर्ण कानून, आर्थिक असफलता, संस्थाओं का कमजोर होना, न्याय में देरी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्ट नौकरशाही, भोजन पानी की कमी, महंगाई का बोझ। अब आप भारत से तुलना कीजिए, मानवाधिकार कितने बचे हैं, संस्थाएं किस ढंग से कमजोर हो रही हैं, चारों स्तंभ कैसे डगमगा रहे हैं, चरमरा रहे हैं, जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है। आर्थिक विषमता भारत में चरम पर है। चंद हाथों में देश की सारी पूंजी सिमटती जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने की मजबूरी हो गई है। एक तरह से वोट चोरी के ऊपर से आरोप लग रहे हैं, लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। लोग कह रहे हैं, भाई तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर क्या करेंगे, जब हमारी जो प्रति व्यक्ति आय तो $2700-2800 है। चीन की प्रति व्यक्ति आय जो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है $14,000 है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय $86,000 है। करीब $33 ट्रिलियन अमेरिका है, 19-20 ट्रिलियन चीन है और 3.8 ट्रिलियन भारत है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार $14,000 अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय है तो आप विकसित देश में हैं, और अगर 7,000 से $14,000 के बीच में है तो आप अर्ध विकसित या विकासशील देश हैं, और उसके नीचे हैं तो आप किस श्रेणी में भारत आता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अजीत डोभाल क्या खतरे की घंटी पैदा कर रहे हैं? क्या ये खतरे की घंटी मोदी जी को सुनाई दे रही है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में बीजेपी का आईटी सेल हो, बीजेपी के नेता हो, एनडीए के नेता हो, विपक्ष पर नैरेटिव बन गया है, आरोप थोप दो कि विपक्ष साजिश रच रहा है, विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है, जॉर्ज सोरेस के साथ मिला हुआ है, विदेशों से पैसा आ रहा है, तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है सरकार। लेकिन अजीत डोभाल ने इन सबकी पोल खोल के रख दी है। अब ये क्या बोलेंगे, ये नैरेटिव कहां चल पाएगा? सीए का आंदोलन हुआ तो यही आरोप जड़ दिया गया, किसान आंदोलन हुआ तो यही आरोप जड़ दिया गया, लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब किसी ने नहीं कहा कि विदेशी ताकतें आंदोलन करवा रही हैं, तब किसी ने नहीं कहा कि जॉर्ज सोरेस का पैसा आ रहा है, तब किसी ने नहीं कहा कि दुनिया के अमीर देश भारत में मनमोहन सिंह सरकार का तख्ता पलट कर देना चाहते हैं। मनमोहन सिंह के समय तो अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही थी, विकास दर हमारी 8% एवरेज थी, जो अब 6.25% एवरेज रह गई है। तो बहुत बड़े सवाल अजीत डोभाल ने उठा दिए हैं। ईमानदारी से उन्होंने सच बोल दिया है, और एक ऐसा कड़वा सच हमारे सामने रख दिया है, ऐसे समय में यह कड़वा सच रख दिया है जब विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। क्या बिहार चुनाव के संदर्भ में अजीत डोभाल के इस बयान का इस्तेमाल विपक्षी दल करेंगे, या देखते हैं होता क्या है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।